स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। हम लोग आज गद्यांश की बात करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। 10 सवाल इससे बनते हैं और 2 गद्यांश आता है, 5-5 सवाल आते हैं। तो सबसे जरूरी चीज ये है कि पहले देखें कि होता क्या है, कैसे करेंगे। देखो नॉर्मली जो गद्यांश आते हैं अनसीन पैसेज जिसको बोलते हैं, तो वो आता है और उसी में से हमारा सवाल होता है। ठीक। लेकिन यहाँ पे जब जैसे नेट की बात होती है तो यहाँ 60% जो उत्तर होते हैं वो पैसेज में ही रहते हैं और 40% बाहरी नॉलेज से होते हैं, कि यानी इसके बैकग्राउंड से जो पैसेज लिया गया है उसके बैकग्राउंड में जो चीजें होती हैं उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जबकि इसमें कभी कई बार होगा कि इसमें आया ही नहीं कुछ भी। इसमें भी है दो दो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन देखेंगे। तो ऐसे पैसेज क्यों पूछा जाता है दोस्तों, पहले ये बात कर लेते हैं। तो नेट का उद्देश्य जो होता है केवल तथ्यों को याद करना नहीं है कि याद ये रट के बता दिए, बल्कि यह होता है कि इसके मुझे लगता है तीन तीन चरणों की जांच करने के लिए होता है। पहला कि सोर्स अंडरस्टैंडिंग कितनी है आपकी, यानी इतिहास पढ़ रहे हो तो उसमें स्रोत की जानकारी कैसे है। जैसे इसमें बात करेंगे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र की या धनुषूस्त्र की और स्मृतियाँ की, इस तरीके से यानी हिस्टोरिकल सोर्सेज जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं आपके लिए जानना। दूसरा ये है कि हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन कैसा है, कि जैसे एंशियंट में राजा थे, स्वामी थे, सेवक थे, रक्षक थे, सैनिक थे, तो उनका आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं। तीसरा एक एनालिटिकल एबिलिटी चेक की जाती है कि क्या आप पैसेज पढ़कर थीम निकाल सकते हैं। तो इस ये 3 मुख्य रूप से बात होती है, इसमें पूछने का तरीका अलग अलग होता है। लेकिन इसमें एग्जाम स्ट्रेटजी की बात करें तो पहले तो क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, पहली बात तो क्वेश्चन पढ़ लो, फिर पैसेज पढ़ो और फिर कीवर्ड्स देखो उसके, फिर एलिमिनेशन लगा के आंसर निकाल सकते हो आराम से। पहले क्या है, पहले क्वेश्चंस देखना है, फिर पैसेज पढ़ने हैं, फिर कीवर्ड्स देखने हैं, फिर क्या करने हैं, एलिमिनेशन लगाना है। तो इस तरीके से सवाल आसानी से हल हो जाएंगे और जल्दी हल हो जाएंगे। ठीक है। और पढ़ने के अभी इसको पढ़ें, इसके पहले थोड़ी सी और बात कर लें कि यूजीसी नेट में जो पैसेज आता है वो कैसे हल करते हैं। तो कुछ स्टेप में हम सोच रहे हैं कि पहली बात ये है कि दोस्तों पैसेज का थीम पहचानने की कोशिश करें। ठीक है, थीम क्या हो सकती है, जैसे इसकी है राजा रानी की बात हो रही है, अभी पढ़ेंगे तो हम लोग निकालेंगे क्या है। सेकेंड स्टेप क्या होगा, फर्स्ट थीम हो जाएगी। सेकेंड क्या होगा, पैसेज में आए सोर्सेस की बात करेंगे, तो सोर्स कहाँ से आए हैं, क्या क्या हो सकते हैं। थर्ड बात क्या होगी कि कीवर्ड्स अंडरलाइन करना है, लेकिन आपको अंडरलाइन करने का मौका वहां मिलेगा नहीं, तो लिख सकते हैं उसमें या तो ध्यान रख सकते हैं। फोर्थ क्या होगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, उनको पहचानना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को देखना है। फैक्चुअल तो ज्यादा आता नहीं तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको देख लेंगे। और फिफ्थ क्या होगा कि जो पैसेज है और इसके बैकग्राउंड में जो है नॉलेज है, बैकग्राउंड नॉलेज, ठीक है, उसको मिला देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पूरा आंसर बन जाएगा कंबाइन करने के बाद ही। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। इसको हम लोग पहले पढ़ेंगे, वहां आपको अंडरलाइन करने के लिए नहीं मिलता है क्योंकि ऑनलाइन ऑनलाइन होता है। तो फिलहाल हम लोग इसको देखते हैं। गद्यांश फर्स्ट है, राजा के बारे में अगली महत्वपूर्ण धारणा यह थी कि वह जनता का सेवक था। एक प्रारंभिक धर्म सूत्र लेखक ने टिप्पणी की है कि जनता वस्तुतः सेवक होता है और 16% कर उसका पारिश्रमिक है। एक जगह कौटिल्य ने इस बात का उल्लेख किया है कि राजा किस प्रकार से अपने सैनिकों के समतुल्य था। दोनों को अलग अलग पारिश्रमिक मिलता था और दोनों राष्ट्र की परिसंपत्ति साझा करने के हकदार थे। नारद भी जनता की रक्षा के लिए कराधान को राजा का वेतन मानते हैं। अपरार का कथन है कि कोई भी व्यक्ति प्रतिफल की उम्मीद के बिना कार्य नहीं करता है, अतएव करों की अदायगी राजा से संरक्षण प्राप्त करने के बदले ही होती थी। जनता राजा को
जनता राजा को वेतन प्राप्त पारिश्रमिक अदा करती थी। राजा को अनिवार्यतः एक सेवक के रूप में, यहाँ तक कि गुलाम के रूप में उसकी सेवा करनी चाहिए। जनता के लिए जनता की सेवा। निश्चित रूप से यह अतिशयोक्ति कथन है और यथार्थ स्थिति की झलक शुक्र के लेखन में मिलती है, जहां उन्होंने राजा की व्याख्या जनता का स्वामी और सेवक दोनों के रूप में की है। तो ये हमारा पैसेज हो गया। इसमें हमको दोस्तों क्या क्या मिल रहा है? जो हम 3 स्टेप की बात किए थे उसमें क्या है कि भाई एक तो सोर्स, पैसेज तो पढ़ा, ठीक है। सोर्स क्या है? सोर्स का क्या मिला? ये कौटिल्य मिल गया। कौटिल्य क्या लिखे हैं? अर्थशास्त्र लिखे हैं, ठीक है, ये हमको मिल गया। दूसरा कौन मिलता है? अपरार्थ है। तीसरा कौन है? धर्मसूत्र है। धर्मसूत्र स्मृतियां याद कर सकते हैं। और नारद है। और क्या है? ये शुक्र है। तो एक नारद, शुक्र, अपरार्क, कौटिल्य, धर्मसूत्र, 4, ठीक है, 5 चीजें मिल गई। अब इसमें क्या बात करेंगे? अब सवाल पे चलते हैं, हालांकि पहले हम लोगों को सवाल पढ़ लेना चाहिए था, ठीक है। पहला सवाल है दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों में निम्नलिखित में से किसे राजाओं का ताड़क माना जाता है? इंद्र, मित्र, वरुण और नारद। दोस्तों अब इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोगों को कहीं ये नहीं दिखा है कि ये पूछा गया है या ये पैसेज में है। बिल्कुल नहीं है ना। तो ये बैकग्राउंड नॉलेज में आ जाएगा। कैसे आएगा? कि हम प्राचीन राजाओं की बात कर रहे हैं और जब भी हम वैदिक साहित्य की बात करते हैं तो उसमें वरुण को, देखो ये जो पढ़े रहोगे तभी आएगा। वरुण को ऋत का देवता माना जाता है या नैतिक व्यवस्था बनाने वाला माना जाता है, और उनको शासकों पर नियंत्रक भी माना जाता है, शासकों पर नियंत्रण करते हैं। तो जो वरुण हैं वो शासकों पर नियंत्रण भी करते हैं, ठीक है। इस नियंत्रण के कारण ही राजाओं का ताड़क कहा गया है इनको। तो इस तरीके से हमें बैकग्राउंड में मिला, इसमें नहीं मिला। लेकिन हमको जब हम तैयारी के दौरान पढ़े थे तो हम एलिमिनेट कैसे करते इसको कि नारद तो ये तो बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि नारद ने इसमें कुछ बोला है। मित्र ऐसा नहीं है कि राजाओं का ताड़क कहेगा। इंद्र की पूजा होती थी, लेकिन हम एक बात इसकी याद है कि वरुण जो थे ऋत के देवता थे, नैतिक व्यवस्था के देवता थे। जब नैतिकता की बात आ जाएगी तो क्या आ जाएगा? तो ये सारी चीजें चलेंगी बैकग्राउंड में और शासकों के नियंत्रण पे उसे राजाओं का ताड़क कहा जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से पहला समझ तो गए, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये लगा होगा कर ये तो आया ही नहीं, हमको तो पता ही नहीं था, ठीक। सेकंड की बात करें, अभी 2-3 क्वेश्चन और पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें देखो दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसमें राजा का वर्णन जनता के स्वामी और सेवक के रूप में किया गया है? तो इसमें देखो पैसेज में कहाँ लिखा गया है? तो शुक्र, ये देखो लास्ट लाइन में देखोगे तो शुक्र के लेखन में मिलता है जहां उन्होंने राजा की व्याख्या जनता के स्वामी और सेवक दोनों के रूप में की है। तो यहाँ भी देखो राजा का वर्णन जनता के स्वामी और सेवक के रूप में की है, लेकिन इसमें तो अलग अलग चीजें हैं। याज्ञवल्क स्मृति है, तैत्तिरीय संहिता है, शुक्र नीतिसार है, नारद मुनि स्मृति है। तो ये शुक्र से कैसे जुड़ रहा है? शुक्र से कुछ तो जुड़ रहा है ना। तो शुक्र ने क्या किया? शुक्र नीतिसार लिखा है। तो इस तरीके से हमारा ये पकड़ में आ जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र नीतिसार। छोटी सी चीज, शुक्र केवल देख के छोड़ देते तो नहीं लग पाता। तो ये इसका आंसर था, एक गद्यांश में ही था, जबकि पहले वाले का गद्यांश में नहीं था, बैकग्राउंड नॉलेज से था, ठीक है। 93 पे चलते हैं, यानी तीसरे क्वेश्चन पे। तो इसमें है निम्नलिखित में से किस पुस्तक में उल्लेख है कि राजा की जो स्थिति सिपाहियों के समान थी, दोनों को अलग अलग पारिश्रमिक मिलता था और दोनों राष्ट्र की परिसंपत्ति साझा करने के हकदार थे। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं इसमें आया है, पैसेज में हम लोग कहीं ना कहीं पढ़े, तो खोजते हैं उसको कहाँ पढ़े हैं। तो ये है कि राजा किस प्रकार से अपने सैनिकों के समतुल्य था। तो ये कौन कह रहा है? कौटिल्य कह रहा है।
तो दोनों को अलग अलग पारिश्रमिक मिलता था और दोनों राष्ट्र की परिसंपत्ति साझा करने के हकदार थे, ये भी ठीक है। तो कौन कह रहा है? कौटिल्य ने बोला है इस बात को। तो कौटिल्य ने बोला है, तो कौटिल्य ने इससे रिलेट करो कि कौटिल्य का क्या है। उत्तरीय ब्राह्मण बिल्कुल नहीं आएगा। अर्थशास्त्र, हाँ अर्थशास्त्र ने कौटिल्य ने लिखा है। मनुस्मृति मनु ने लिखा है। विष्णु पुराण नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अर्थशास्त्र ही आ जाएगा कौटिल्य से। तो 93 वाला क्वेश्चन भी हमको पैसेज से ही मिल गया। ठीक, अब इसमें देखो इनकी डायरेक्ट नहीं थी कि कौटिल्य ने बात का उल्लेख तो किया था, लेकिन इनकी बुक का पूछा गया है कि अर्थशास्त्र, तो इनडायरेक्ट वे में ये है कि आप क्या निकाल पा रहे हो, ऐसे ही होता है। ठीक है, 94 देखो, उपर्युक्त गद्यांश निम्नलिखित में से किसके संबंध में है? पहला, राजा की विशेषता। दूसरा, नैतिक व्यवस्था के अक्षुण्ण रखने वाले के रूप में राजा। तीसरा, न्यासी के रूप में राजा। चौथा, जनसेवक के रूप में राजा। तो दोस्तों इसमें ज्यादातर बातें किसकी हुई हैं? हमें बात हुई है राजा की, जनता की, किसमें, और राजा किस प्रकार अपने सैनिकों के समतुल्य था, दोनों अलग अलग मिलता था। राष्ट्र की परिसंपत्ति की, और कहा राजा की व्याख्या जनता का स्वामी। ठीक है, तो एक तो बात यह है कि न्यासी के रूप में तो नहीं था। ठीक है, और राजा की ये विशेषता हो सकती है, ये भी तो माना जा सकता है ना। नैतिक व्यवस्था के क्षुण्ण रखने वाले के रूप में राजा, तो ऐसा नहीं था कि राजा के इक्वालिटी बताई जा रही थी। हाँ, विशेषता की मान सकते हैं, लेकिन इसको काटा जा सकता है कि अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए। लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग बात कर रहे थे कि राजा ऐसा होना चाहिए, राजा वैसा होना चाहिए, राजा की सेवा। लेकिन एक चीज और देखने को इसमें मिल रही है, क्या है वो? कि राजा जनता का सेवक है, ये बात हो रही है। कर उसका वेतन है, 16% कर उसको पारिश्रमिक मिल रहा है। राजा जनता की रक्षा कर रहा है, राजा जनता की रक्षा कर रहा है। ठीक है, इसलिए मुख्य विषय क्या है? राजा जन सेवक के रूप में, राजा जन सेवक के रूप में है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा आंसर? जन सेवक के रूप में। ठीक है, फोर्थ हो जाएगा, जबकि हमको लग रहा था ये, लेकिन थोड़ा सा पूरा और एनालाइज करने के बाद ये पता चल जाता है जन सेवक के रूप में राजा। ठीक है, अगले पे चलते हैं 95 पे। तो प्रारंभिक जो धर्म सूत्र में टिप्पणी की गई है कि राजा वस्तुतः सेवक है और 16% कर उसका पारिश्रमिक है, क्या ये सही है? तो 16% कर तो हमारे पास ये मिल रहा था, सीधे ही है। वस्तुतः सेवक होता है, ये भी ठीक मिल गया था। लेकिन इसमें ये बात की गई है कि किस धर्म सूत्र से संबंधित है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारे बैकग्राउंड नॉलेज की बात आती है। जैसे पहले में था कि धर्म सूत्र, यहाँ बैकग्राउंड में चला जाएगा कि राजा के बारे में अगली महत्वपूर्ण धारणा यह है कि वह जनता का सेवक था। प्रारंभिक धर्म सूत्र लेखक ने टिप्पणी की है। तो इसमें प्रारंभिक धर्म सूत्र के लेखक कौन थे, ये हमको जानना होगा। और बिल्कुल ये फैक्चुअल है, और शुरुआत में हम लोग अपने नोट्स और बाकी सारी चीजें पढ़े रहेंगे तो ही हो पाएगा। ठीक है, ऐसे 2 सवाल हुए हैं, 40% लगभग यही होगा कि आपको अपने दिमाग से, अपने नॉलेज से ही करना होगा। तो इसमें ये क्या होगा? बौधायन होगा। बौधायन धर्म सूत्र में कहा गया है ये बात कि 16% पारिश्रमिक मिलता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा 5 सवाल कंप्लीट होता है दोस्तों। और एक बार हम फिर रिपीट कर दे रहे हैं कि अगर कोई भी गद्यांश करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको सोर्सेज देखने हैं, पहली बात। दूसरा, सोर्सेज देखने हैं, और हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन देखना है, और एनालिटिकल एबिलिटी अपने आप को एनालाइज करना है इसको, ताकि हमारा 60% जो आंसर होगा वो निकल जाएगा। और 40% क्या कभी कभी होगा तो पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा इसी से, और कभी कभी काफी टफ हो जाएगा तो 1-2 मिलेगा, बाकी 3-4 नहीं मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से करना होता है। तो एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या होगी कि जब भी पैसेज आए तो पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर पैसेज को पढ़ो, फिर कीवर्ड्स देखो, फिर एलिमिनेशन लगाओ, और उसके बाद ही हो जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वाले पैसेज में। थैंक यू। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, भूलना नहीं।